Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ए.एन. तिवारी। इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी को कवर करेंगे और इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs को डिस्कस करेंगे। इसमें सैलरी के दोनों चैप्टर्स जैसे सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर द रिटायरमेंट, इन दोनों चैप्टर्स को कवर किया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि यह इनकम टैक्स के MCQ सीरीज़ का 3rd यूनिट है। इस यूनिट के पहले के हिस्से में हमने बेसिक ऑफ इनकम टैक्स को कवर किया था, रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था, एग्रीकल्चर इनकम को कवर कर दिया है और साथ ही साथ एग्जेम्प्टेड इनकम से संबंधित टॉपिक्स को कवर कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप इसके प्रीवियस सीरीज़ को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हमने इनकम टैक्स के पहले हेड इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस किया है और इस चैप्टर से रिलेटेड जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। स्टूडेंट्स, आप सबको बता दें कि ये जो MCQ सीरीज़ है यह केवल क्वेश्चन और आंसर के डिस्कशन का ही एक पॉइंट नहीं है। इसमें इस तरीके से MCQs क्वेश्चन चूज किए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के कंटेंट को डिस्कस किया जा सके। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा हुआ है तो इस डिस्कशन के द्वारा आप उस चैप्टर को ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं, उसके टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखा गया है। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड? निम्नलिखित में से कौन सा कर मुक्त है? ऑप्शन ए इज डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता। ऑप्शन बी सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस, नगर क्षतिपूरक भत्ता। ऑप्शन सी फॉरेन अलावेंस, विदेशी भत्ता। ऑप्शन डी मेडिकल अलावेंस, चिकित्सा भत्ता। ऑप्शन ए डियरनेस अलावेंस की बात करें तो डियरनेस अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है। वहीं सिटी कंपेंसेटरी अलावेंस भी एक फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है। जितने भी कंपेंसेटरी अलावेंसेस मिलते हैं, कुछ अलावेंसेस जैसे हिल एरिया अलावेंस, ट्राइबल अलावेंस को छोड़ करके बाकी सभी फुल्ली टैक्सेबल नेचर के होते हैं। वहीं ऑप्शन डी की बात करें मेडिकल अलावेंस, तो मेडिकल अलावेंस अगर पर मंथ सैलरी में ऐड करके यानी मंथली बेसिस पे यदि मेडिकल अलावेंस मिलता है तो यह भी फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है। फॉरेन अलावेंस, हाँ, यह एग्जेम्प्टेड अलावेंस है, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस है। जहाँ तक फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस का प्रश्न है तो इसमें कुल 4 प्रकार के भत्ते हैं जो पूर्णतया कर मुक्त हैं, जिसमें से पहला है फॉरेन अलावेंस, विदेशी भत्ता। यह अलावेंस ऐसे एम्प्लॉइज़ को दिया जाता है जिनका कार्यक्षेत्र आउट ऑफ इंडिया होता है, यानी एब्रॉड में अगर वो सर्विस कर रहे होते हैं तो उन्हें फॉरेन अलावेंस दिया जाता है। यदि फॉरेन अलावेंस किसी भी नेचर का है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। सम्पचुअरी अलावेंस टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलने वाला जो भत्ता होता है वह भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। अलावेंसेस फ्रॉम UNO, ये तीसरा एग्जेम्प्टेड अलावेंस है। अलावेंसेस फ्रॉम UNO यानी यूनाइटेड नेशंस के जो एम्प्लॉइज होते हैं या मेंबर्स होते हैं उन्हें जो भी अलावेंसेस मिलते हैं वो अलावेंसेस फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं। इसके अतिरिक्त पर डिम अलावेंस फॉर द यूज ऑफ होटल, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, होटल, बोर्डिंग एवं
लॉजिंग के लिए प्रतिदिन के आधार पर दिया जाने वाला जो भत्ता है यह भी एम्प्लॉइज़ के लिए एग्जेम्प्टेड होता है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है। तो इस प्रकार इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वह है फॉरेन अलावेंस, विदेशी भत्ता एक प्रकार से करमुक्त भत्ते की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन एज इंटरटेनमेंट अलावेंस टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम सीमा है। ऑप्शन ए 7,500 रुपीज़, ऑप्शन बी 5,000 रुपीज़, ऑप्शन सी 1/5 ऑफ सैलरी, वेतन का 1/5, ऑप्शन डी नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, यानी कोई कटौती नहीं दी जाती है। आप सबको यहाँ बता दें इंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल नेचर का अलावेंस है, यानी अलावेंस की जहाँ तक बात है तो इंटरटेनमेंट अलावेंस सैलरी कैलकुलेशन के लिए यानी ग्रास टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यह फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस की कैटेगरी में आता है और इसे ग्रास टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ऐड करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 जो कि इनकम फ्रॉम सैलरी से डिडक्शन का एक सेक्शन है, इसके अंतर्गत इंटरटेनमेंट अलावेंस के संबंध में कटौती की व्यवस्था है, डिडक्शन की व्यवस्था है और इस डिडक्शन में जो प्रोविजंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इंटरटेनमेंट अलावेंस की डिडक्शन केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ही प्राप्त होगी, यानी प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को इंटरटेनमेंट अलावेंस की कोई कटौती प्राप्त नहीं होती है। अब यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे कितने अमाउंट तक इंटरटेनमेंट अलावेंस की कटौती मिलेगी, तो यहाँ एक व्यवस्था है जिसके अनुसार एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी और 5,000 विच एवर इज लेस विल बी डिडक्टेबल। अर्थात एक्चुअल में प्राप्त होने वाला इंटरटेनमेंट अलावेंस अथवा 5,000 रुपीज़ अथवा मूल वेतन का 1/5 जो इन तीनों में से कम होगा उस सीमा तक इंटरटेनमेंट अलावेंस की कटौती दी जाती है। अब यदि हम लोग प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में है द मैक्सिमम अमाउंट फॉर डिडक्शन, यानी अधिकतम कितनी कटौती दी जा सकती है, इस बात को आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने जो व्यवस्था बताई उसमें एक ऑप्शन था मैक्सिमम जो लिमिट है इसमें वो 5,000 है, 5,000 से ज़्यादा की कटौती नहीं मिल सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5,000 रुपीज़ is the maximum amount for deduction as entertainment allowance to a government employees. Next question is deduction allowed from gross salary. सकल वेतन में से कटौती मिलती है। ऑप्शन ए एम्प्लॉयमेंट टैक्स, रोजगार कर, ऑप्शन बी इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, ऑप्शन सी इनकम टैक्स, आयकर, ऑप्शन डी इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत ग्रास सैलरी से जो डिडक्शन दी जाती हैं उन डिडक्शंस का उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 16 में दिया गया है। धारा 16 में इस बात का उल्लेख है। एज पर सेक्शन 16 3 प्रकार की डिडक्शंस मिल सकती हैं, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी इस समय 50,000 है पर एनम, यानी एक साल में वेतनभोगी कर्मचारी 50,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रास सैलरी से प्राप्त कर सकता है। यह एक मुफ्त दी जाने वाली कटौती है। दूसरी जो कटौती मिलती है वह है इंटरटेनमेंट अलावेंस के संबंध में। ध्यान रखेंगे इंटरटेनमेंट अलावेंस, नॉट
इंटरटेनमेंट टैक्स। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जो कटौती मिलती है वो इंटरटेनमेंट अलावेंस की कटौती मिलती है। थर्ड डिडक्शन ऑफ दिस सेक्शन इज एम्प्लॉयमेंट टैक्स, रोजगार कर। तो यहाँ यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ऑप्शन ए वेज मजदूरी, ऑप्शन बी अलावेंसेस भत्ता, ऑप्शन सी पेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज ये सभी। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत सैलरी होने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। यदि कोई इनकम उन रूल्स पर खरी उतरती है, यानी उन रूल्स की कसौटी पर यदि खरी उतरती है तो वो सैलरी में शामिल हो सकती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कि पेयर और पेई के बीच में एम्प्लायर और एम्प्लाई का रिलेशनशिप होना आवश्यक है। तो यहाँ जैसे वेज की बात करें तो वेज सैलरी में इंक्लूड होती है, मजदूरी में मजदूरी पाने वाले और देने वाले के बीच में यदि एम्प्लायर और एम्प्लाई का रिलेशनशिप है, जो नॉर्मली ऐसा ही होता है, तो वहाँ पर मजदूरी जो है सैलरी में शामिल होगी। वहीं अलावेंस की बात करें तो सैलरी में अलावेंस भी शामिल है। पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट मिलने वाला बेनिफिट भी अगर एम्प्लाई और एम्प्लायर के रिलेशनशिप में मिलता है तो वह भी टैक्सेबल होता है सैलरी में। इस प्रकार से पेंशन भी सैलरी का ही हिस्सा होता है, सैलरी के रूप में टैक्सेबल होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब है इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि सैलरी में वेज, अलावेंस, परक्विजिट्स, पेंशन, ग्रेचुटी, इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव, ऐसे सारी बातें जो है सैलरी में इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ तीनों ऑप्शन सैलरी में इंक्लूड होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी सैलरी के हिस्सा हैं, सैलरी में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू, प्रमाणित भविष्य निधि खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। प्रमाणित भविष्य निधि में जमा पर ब्याज किस दर तक कर मुक्त है, इस बात की आपसे अपेक्षा है कि आप इस बात को बताएं कि प्रमाणित भविष्य निधि में कितने परसेंट तक यदि इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड है। ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 9%, ऑप्शन सी है 9.5%, ऑप्शन डी है 12%। तो बता दें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है यदि 9.5% तक है तो वह एग्जेम्प्टेड इनकम की तरह माना जाता है, यानी टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए उसे ऐड नहीं किया जाता है। लेकिन यदि इंटरेस्ट 9.5% से एबव है, ऊपर है, तो जो एडिशनल इंटरेस्ट है, अतिरिक्त जो ब्याज की राशि है, उसे इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल किया जाता है। यानी इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते समय या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते समय एडिशनल इंटरेस्ट अपॉन
9.5% वो ऐड किया जाता है, टैक्सेबल होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ द फैसिलिटी ऑफ हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई इन द सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज 12 लाख शैल बी। कर्मचारी को 12 लाख की जनसंख्या वाले शहर में नियोक्ता के स्वामित्व वाले मकान सुविधा का मूल्य होगा। क्या वैल्यूएशन होगी यदि कर्मचारी को दिए गए मकान सुविधा जिसका संबंध नियोक्ता से है, यानी जिसका ओनर नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, और ऐसे जगह पे ये सुविधा दी गई है जहाँ की जनसंख्या 12 लाख है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी मकान संपत्ति की। तो यहाँ बता दें, यदि किसी कर्मचारी को नियोक्ता के स्वामित्व वाले मकान की सुविधा दी जाती है तो इसके संबंध में 3 प्रकार की व्यवस्था है। पहला, यदि मकान संपत्ति ऐसे शहर में है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम है, 10 लाख या 10 लाख से कम है, तो ऐसी व्यवस्था में वेतन का 7.5% यानी 7.5% ऑफ सैलरी उस मकान संपत्ति का मूल्य होता है। वहीं यदि जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, यानी मकान ऐसे शहर में है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं है, यानी अप टू 25 लाख है, तो ऐसे शहर की में मिलने वाली मकान सुविधा का मूल्यांकन 10% ऑफ सैलरी के बराबर होता है, यानी कर्मचारी के वेतन के 10% के बराबर उस मकान सुविधा का मूल्यांकन माना जाता है। वहीं तीसरी व्यवस्था के अनुसार यदि शहर की जनसंख्या जहां पर मकान सुविधा दी गई है 25 लाख से अधिक की है, तो इस परिस्थिति में वेतन के 15% के बराबर मकान सुविधा का मूल्य माना जाता है। तो यहाँ चूँकि प्रश्न में ऐसे शहर में दिया गया है जिसकी जनसंख्या 12 लाख है, तो ये दूसरी कैटेगरी में आता है, यानी 10 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख से ऊपर नहीं है। तो यहाँ जो दूसरी व्यवस्था के अनुसार जो रेट है वह है मकान सुविधा का मूल्य 10% सैलरी के होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 10% ऑफ सैलरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cost of education for the employer is rupees 1200 per month per child. For employees taxable value of the free education to his child shall be। नियोक्ता के लिए शिक्षा की लागत 1200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा है। कर्मचारी के लिए निःशुल्क शिक्षा का कर योग्य मूल्य होगा, कितना होगा? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए के रूप में है 1000 रुपये पर मंथ, ऑप्शन बी है 1200 पर मंथ,
₹25,000। ऑप्शन डी है नील, यानी कोई कटौती नहीं। तो यहाँ चूँकि जो मेडिकल फैसिलिटी है या मेडिकल बिल है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का है, और इनकम टैक्स में प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल के रिम्बर्समेंट के संबंध में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं दी जाती है। तो यहाँ एग्जेम्प्टेड वैल्यू प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल के रिम्बर्समेंट की नील होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी निजी चिकित्सालय के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का करमुक्त अमाउंट शून्य होता है। पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो टैक्सेबल हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई कटौती नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउस रेंट अलाउंस इज, मकान किराया भत्ता है। ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतया कर मुक्त होता है। ऑप्शन बी एग्जेम्प्टेड अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक सीमा तक कर मुक्त होता है। ऑप्शन सी एग्जेम्प्टेड इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में कर मुक्त होता है। ऑप्शन डी एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है। स्टूडेंट, हाउस रेंट अलाउंस जिसे HRA के नाम से भी जाना जाता है, यह पार्टली टैक्सेबल नेचर का अलाउंस है, यानी पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का अलाउंस है। इसमें जो व्यवस्था है वो यह है कि यदि कोई एम्प्लाई HRA अवेल कर रहा है, HRA प्राप्त कर रहा है और वह उस दौरान यानी सेवा के दौरान अपने खुद के मकान में रहता है, तो पूरी की पूरी वैल्यू HRA की पूरी वैल्यू टैक्सेबल सैलरी में ऐड की जाती है, यानी टैक्सेबल होता है। वहीं यदि कर्मचारी सेवा के दौरान किराए की मकान में रहता है तो HRA के एग्जेम्पशन के संबंध में जो व्यवस्था है उसके अनुसार एक्चुअल HRA अमाउंट अथवा रेंट पेड बाय द एम्प्लॉई ओवर ऑन 10% ऑफ सैलरी, नेक्स्ट 40% ऑफ सैलरी फॉर द नॉन मेट्रो सिटीज एंड 50% ऑफ सैलरी फॉर द मेट्रो सिटीज विच एवर इज लेस। अर्थात वास्तव में HRA का जो अमाउंट है वह, या कर्मचारी यदि किराए की मकान में रहता है तो उसके द्वारा दिया जाने वाला किराया उसके वेतन के 10% से जितना अधिक है वह अमाउंट, और यदि एम्प्लाई नॉन मेट्रो सिटी में रहता है तो वेतन का 40%, और यदि वह मेट्रो सिटी में रहता है तो वेतन का 50%। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वहाँ तक HRA एग्जेम्प्ट हो जाएगा, करमुक्त हो जाएगा, और बचा हुआ जो HRA है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो HRA के संबंध में यह व्यवस्था है। इस प्रकार यदि इस प्रश्न के जवाब की बात करें तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एग्जेम्प्टेड टू अ सर्टेन लिमिट, एक निश्चित सीमा तक, एक तय सीमा तक यह करमुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, निम्नलिखित में से कौन सा वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। ऑप्शन ए सैलरी टू पार्टनर फ्रॉम फर्म, साझेदार को फर्म से वेतन। सैलरी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य का वेतन। रेमुनरेशन टू अ पार्ट टाइम एम्प्लाई, एक पार्ट टाइम एम्प्लाई पार्ट टाइम कर्मचारी का पारिश्रमिक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। स्टूडेंट, अभी हमने आप सबको बताया कि सैलरी हेड में किसी इनकम के कर योग्य होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो है पेयर और पेई के बीच में एम्प्लायर और एम्प्लाई का रिलेशनशिप होना आवश्यक है। नाम में सैलरी जुड़े होने के कारण कोई भी इनकम सैलरी का पार्ट नहीं हो सकती है। जैसे ऑप्शन ए की यदि बात करें, सैलरी टू पार्टनर फ्रॉम फर्म, तो देखें साझेदार फर्म का मालिक होता है। यदि किसी साझेदार को फर्म से कोई सैलरी मिलती है तो यहाँ पर रिलेशनशिप मालिक और नौकर का नहीं है, इसलिए पार्टनर्स को मिलने वाली सैलरी
इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होती है। वहीं सैलरी टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये जो पर्सन है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ भी देने और लेने वाले के बीच में एम्प्लायर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट के मेंबर यानी जिसे सांसद कहते हैं या विधायक जिसे एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको मिलने वाली सैलरी या भत्ते इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होते हैं। वहीं ऑप्शन सी की बात करें, रेमुनरेशन टू अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, एक पार्ट टाइम कर्मचारी का पारिश्रमिक, तो देखें एम्प्लॉय चाहे पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, लेकिन यदि एम्प्लायर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में कोई इनकम ड्यू या पेड होती है या रिसीव होती है तो वह इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा होती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का हिस्सा होती है। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेमुनरेशन टू अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय इज टैक्सेबल अंडर द सैलरी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरियर्स ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, कर्मचारी का बकाया वेतन है, एग्जेम्प्टेड कर मुक्त, पूर्णतया कर मुक्त, ऑप्शन बी टैक्सेबल कर योग्य, ऑप्शन सी पार्टली टैक्सेबल अंशतः कर योग्य, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 15 के अनुसार एरियर सैलरी, सैलरी इन एडवांस या करेंट सैलरी, ये तीनों ही सैलरी का हिस्सा होते हैं, पूर्णतया कर योग्य होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। इस प्रकार से यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टैक्सेबल कर योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू प्राइवेट एम्प्लॉय इज, निजी कर्मचारी का मनोरंजन भत्ते की कटौती होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए अलाउड स्वीकृत, ऑप्शन बी नॉट अलाउड अस्वीकृत, ऑप्शन सी अलाउड अप टू मैक्सिमम 5000, अधिकतम 5000 रुपये तक स्वीकृत, ऑप्शन डी एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट 5000 रुपीज़ और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज लेस, वास्तविक प्राप्त राशि 5000 रुपये अथवा मूल वेतन का 1/5 इनमें से जो कम हो। अभी इंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती के बारे में हमने बताया है अभी कुछ देर पहले। उसके अनुसार यदि देखें तो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को इंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई कटौती प्राप्त नहीं होती है। जहाँ तक 5000 एक्चुअल रिसीव अमाउंट या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी वाला प्रश्न है तो यह केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को यह व्यवस्था मिली हुई है और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को ऐसी कोई कटौती नहीं मिलती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, नॉट अलाउड, यानी अस्वीकृत। डिडक्शन ऑफ इंटरटेनमेंट अलाउंस टू प्राइवेट एम्प्लॉय इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, निम्नलिखित में से कौन वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य नहीं है? ऑप्शन ए पेंशन, ऑप्शन बी ग्रेच्युटी, ऑप्शन सी पेंशन टू वीडो ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारी की विधवा को पेंशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए की बात करें, पेंशन, पेंशन सैलरी का हिस्सा होता है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट होता है और यह बिल्कुल सैलरी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। यदि मंथली पेंशन कोई एम्प्लॉय प्राप्त करता है तो वह टैक्सेबल होता है। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी रिटायरमेंट पर मिलने वाला एक लमसम अमाउंट है, यह एम्प्लॉय की सैलरी के हिस्से के रूप में यह भी सैलरी का एक पार्ट है। वहीं पेंशन टू वीडो ऑफ एम्प्लॉयज़ की यदि बात करें तो यह इनकम फ्रॉम सैलरी के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होता है, यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टर्म है। क्यों? क्योंकि जिसे प्राप्त हो रहा है वो कौन है? कर्मचारी की विधवा
यहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप केवल एम्प्लॉई और उसके एम्प्लॉयर तक ही सीमित होता है। उसके परिवार के सदस्यों से ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि यह एक प्रोफेशनल रिलेशन है। कर्मचारी के पत्नी, कर्मचारी के बच्चे इस रिलेशन के हिस्सा नहीं होते हैं। तो यदि एम्प्लॉई के न रहने पर एम्प्लॉई की विधवा या उसके बच्चों को कोई फैमिली पेंशन दी जाती है तो यह इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा नहीं होती है, यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ट्रीट की जाती है। तो यहाँ पर देखें, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो पेंशन टू विडो ऑफ एम्प्लॉई इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट question is the commuted pension in case of employee does not get gratuity shall be taxable। एक कर्मचारी को ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी। ऑप्शन ए 1/3 ऑफ टोटल पेंशन, कुल पेंशन का 1/3। ऑप्शन बी 2/3 ऑफ टोटल पेंशन, कुल पेंशन का 2/3 हिस्सा। ऑप्शन सी 1/4 ऑफ टोटल पेंशन, कुल पेंशन का 1/4। ऑप्शन डी हाफ ऑफ टोटल पेंशन, कुल पेंशन का 1/2। स्टूडेंट, यहाँ हम आपको बता दें, जहाँ तक ग्रेचुटी और कम्यूटेड पेंशन का रिलेशन है, यदि किसी कर्मचारी को ग्रेचुटी प्राप्त होती है और साथ ही साथ वह पेंशन को कम्यूट भी करा लेता है तो इस केस में उसके कुल पेंशन का 1/3 हिस्सा टैक्सेबल होता है। वहीं यदि कर्मचारी को ग्रेचुटी प्राप्त नहीं होती है, केवल वह पेंशन को कम्यूट कराता है या कम्यूटेड पेंशन ही प्राप्त करता है, तो इस दशा में उसके कुल पेंशन का 1/2 हिस्सा टैक्सेबल होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हाफ ऑफ टोटल पेंशन विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेचुटी की रकम होती है। ऑप्शन ए फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त। ऑप्शन बी पार्टली एग्जेम्प्टेड, अंशतः कर मुक्त। ऑप्शन सी फुल्ली टैक्सेबल, पूर्णतः कर योग्य। ऑप्शन डी एग्जेम्प्टेड अप टू 10 लाख रुपीस। ग्रेचुटी का जहाँ तक प्रश्न है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को यदि कोई ग्रेचुटी मिलती है तो पूरी की पूरी ग्रेचुटी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, fully exempted। gratuity received by a government employee is fully exempted। Next question is maximum expected amount of encashment of earned leave received by an employee is। कर्मचारी द्वारा न ली गई छुट्टियों के बदले में प्राप्त रकम की अधिकतम कर मुक्त राशि है। ऑप्शन ए 2 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी 2,50,000 रुपीज़, ऑप्शन सी 3 लाख रुपीज़, ऑप्शन डी 5 लाख रुपीज़। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव के एग्जेम्पशन की जहाँ तक बात है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 लाख रुपीज़ तक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन रिट्रेसमेंट इज। छटनी के कारण क्षतिपूर्ति की अधिकतम कर मुक्त राशि है। ऑप्शन ए 3 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी 4 लाख रुपीज़, ऑप्शन सी 5 लाख रुपीज़, ऑप्शन डी 6 लाख रुपीज़। यहाँ कंपेंसेशन ऑन रिट्रेसमेंट की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5 लाख रुपीज़ तक, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन रिट्रेसमेंट इज अप टू 5 लाख। मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए तक की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट या स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने पर अधिकतम कर मुक्त राशि कितनी है। ऑप्शन ए
4 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी 5 लाख रुपीज़, ऑप्शन सी 8 लाख रुपीज़, ऑप्शन डी 10 लाख रुपीज़। यहाँ भी जो मैक्सिमम लिमिट है वॉलंटरी रिटायरमेंट पर जो कंपनसेशन प्राप्त होता है उसके मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट का जहाँ तक प्रश्न है वह 5 लाख रुपए की एक कैपिंग है, 5 लाख रुपए तक ही हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जेम्प्टेड अमाउंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एज। सेवानिवृत्ति होने पर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त कर मुक्त राशि है। ऑप्शन ए 3 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी 10 लाख रुपीज़, ऑप्शन सी 5 लाख रुपीज़, ऑप्शन डी होल अमाउंट संपूर्ण राशि। जहाँ तक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल का प्रश्न है तो यहाँ पर जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वह पूरा का पूरा विड्रॉल अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। किसी भी प्रकार से विड्रॉल पर कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं बनता है। किससे? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट है, यानी कौन सा ऐसा है जो सरकारी कर्मचारी के लिए अवकाश ग्रहण करने के बाद जिस पर छूट नहीं मिलती है, एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, वह है ऑप्शन बी मंथली पेंशन, मासिक पेंशन। यह फुल्ली टैक्सेबल होती है। स्टूडेंट एमसीक्यूज सीरीज के इस 3rd यूनिट में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड को कवर किया था, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी कवर किया था। इस सीरीज के 4th यूनिट में मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड को कवर करूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अगर आपने इस सीरीज़ के बाकी वीडियोस
को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियो से रिलेटेड लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से उन सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक की मदद ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा, दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। आप सब वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।